हे एवरीवन, नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं नॉलेज शेयरिंग कल्चर और पेटेंट्स के बारे में। कल्चरल एजुकेशन की ये सीरीज हमारी चल रही है जिसमें हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं रिलेटेड टू कल्चरल एजुकेशन। एक साइंस कम्युनिकेटर और बायोटेक्नोलॉजी में पीएचडी होने के तौर पर मैं पेटेंट्स को एक्सप्लेन करने की एक कोशिश कर सकती हूँ आपके सामने। पेटेंट्स बेसिकली क्या होता है, जैसे मेरे पास में कोई एक आइडिया है, उस आइडिया को मैं पेटेंट नहीं कर सकती। सी, आइडियाज कैन नेवर बी पेटेंटेड, बट उस आइडिया को इंप्लीमेंट करके आई मेक अ प्रोडक्ट। नाउ दिस प्रोडक्ट इज यूनिक थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो वो उस प्रोडक्ट को मैं पेटेंट कर सकती हूँ। पेटेंट क्या है? पेटेंट इज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जैसे आप सोना खरीदते हैं, आपने कुछ जो भी कमाया उसको आपने एक सोने का कुछ आभूषण बना लिया, ये सोच के कि फ्यूचर में योर फ्यूचर जनरेशंस विल बेनिफिट आउट ऑफ इट। सिमिलरली आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, ऐसे ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब कि बुद्धिमत्ता का वो एरिया जो आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, उसको आप फ्यूचर में कभी भी मॉनेटरीली आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज द पेटेंट, दैट इज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है भाई? आज पूरी दुनिया वही कर रही है। हमारी सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लोग बाग, क्योंकि हमने उसको कभी भी लिपिबद्ध नहीं किया। यू सी, वी हैव द एंशिएंट विजडम बट वी हैव नेवर पुट इट इनटू द फॉर्मेट्स of material knowledge which is convertible into money. So basically you see, patenting culture is not bad and it is not good. This is a Western culture, but since we are all in the same world and the world has become a global village, तो जो world trends हैं उनके बारे में हमको मालूम होना चाहिए। Now we belong to a culture which is a knowledge sharing culture. नॉलेज शेयरिंग कल्चर में इतनी हद तक है, हमको जो पता चल गया, हम जिसको अपना समझते हैं, हम उनको बुला बुला के, और जो बुला बुला के मतलब व्हाट्सएप पे भेजेंगे, हम व्हाट्सएप पे पढ़ेंगे, फिर व्हाट्सएप पे भेजेंगे। सो वी आर नॉलेज शेयरिंग कल्चर। हमको जो पता चल गया ना, वो हम 4 लोगों से बांटे बिना हमारे पेट में दर्द होता है। सो दिस अगेन, ये अच्छा है बुरा है, इसमें कोई टिप्पणी कमेंट्स नहीं है, बट द थिंग इज, इफ द आइडियाज आर नॉट कन्वर्टेबल इनटू अ प्रोडक्ट एज इन आपके अंदर कुछ बदलाव आ रहा है, आपके आसपास वालों के अंदर कुछ बदलाव आ रहा है, या एक गिवन सिचुएशन, एक गिवन प्रॉब्लम का कोई एक अच्छा सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, तब तक वो जो नॉलेज है वो उसका उतना यूज नहीं होता। सबसे बड़ा जो बदलाव आने का एक मार्क है वो ये है कि जब आपके अंदर बदलाव आता है तो आप गिवन प्रॉब्लम को, गिवन सिचुएशन को, योर अप्रोच इज सोल्यूशन ओरिएंटेड। सो यू आर नॉट प्रॉब्लम ओरिएंटेड पर्सन, यू आर अ सोल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन। जो भी हम पढ़ते हैं रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, रिलेटेड टू साइंस, तो हम जो भी साइंटिस्ट की ऑलरेडी पब्लिश्ड बुक्स हैं, जो उन्होंने फाइंड आउट किया, तो हम उसको एज इट इज एक बेस लेके चलते हैं। हमने उसको एक्सपीरियंस किया या नहीं किया, वो एक हम उसको साइड में, कॉर्नर में कर देते हैं। तो डिस्कवरीज का जो बेस है ना, वो यहीं पे लाई करता है। डिस्कवरीज वहीं पे आपको मिलेंगी जहां आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो सेट ऑफ नॉलेज है उसके ऊपर आप रिसर्च करना शुरू करो। ह्यूमिलिटी का मतलब ये है कि जो एग्जिस्टिंग साइंटिस्ट्स हैं, ये समझ के कि इन्होंने जो फाइंड आउट किया है, ये उनके समय के हिसाब से ये बहुत अच्छी डिस्कवरी है और अब हम इसको अप्लाई करके कुछ आगे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये है ह्यूमिलिटी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम लोग जो एग्जिस्टिंग सेट ऑफ जो बेस है, डेटा है, तो उसको हम आगे टॉप अप करने के अप्रोच से तो चलते हैं, लेकिन हम बहुत सारा डेटा मैनिपुलेशन करते हैं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो साइंस पढ़ते हैं वो इन सब बातों से कोरिलेट हो सकते हैं। बहुत सारा डेटा मैनिपुलेट करेंगे और फाइनली हम आगे पीछे करके जो हमारी हाइपोथेसिस थी, जो हम लेकर दिमाग में चले थे, क्योंकि वो तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग साइंटिस्ट हैं उनके साथ में उनके मतलब, क्योंकि दुनिया क्या बोलेगी कि भाई ये कुछ भी उल्टा पुल्टा बोल रहा है, तो वो ना हो उसके लिए हम एक पहले ही हाइपोथेसिस बनाते हैं और फिर अपनी डिस्कवरीज को, जो भी हमने फाइंड आउट किया अपनी रिसर्च में, उसके आसपास हम प्लस माइनस चिपका देते हैं एडजस्ट करके। तो ये, दिस इज नॉट साइंस, दिस इज नॉट रिसर्च। रिसर्च इज आस्किंग क्वेश्चंस, बीइंग हम्बल एट द सेम टाइम, बट ऑल्सो आस्किंग क्वेश्चंस एज इन कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग डेटा है, जो हमको नॉलेज मिली हुई है, उसको हम अपनी लाइफ में अप्लाई करें। और एक साइंटिस्ट के तौर पे अगर आप उसको अपनी लैब में अप्लाई करना जानते हैं तो आपको पता लगेगा कि कैसे नई चीजें उसमें से निकल के आती हैं। हो सकता है कि बहुत सारी थ्योरीज ऐसी हों जो वो उनकी लेबोरेटरी में हो गई, मगर आप उसको रेप्लिकेट ही नहीं कर पा रहे, तो ये आपकी भी एक कमी हो सकती है, आपकी लेबोरेटरी की भी कुछ कमी हो सकती है। लेकिन ये भी हो सकता है कि भाई उस थ्योरी में कुछ चीज जुड़ सकती हो। जो बड़े साइंटिस्ट हैं, जो भी बड़े व्यक्ति हैं, जो ओपन माइंडेड हैं, जो सोचते हैं, वो चाहे साइंस में हो, चाहे कल्चरल साइंस में हो, चाहे सोशल साइंस में हो, सभी लोग ओपन माइंडेड हैं। और ओपन माइंडेडनेस का एक सबसे बड़ा जो एक फैक्टर है वो यही है कि यू आर एबल टू
absorb what is being given. You're grateful, in fact, for whatever knowledge has been provided to you about a certain thing, and you process that, and then you produce a result, which can be a product, which can be a solution, which can be a service for the humanity. पेटेंटिंग किसी भी प्रोडक्ट की हो सकती है, सिर्फ साइंटिफिक प्रोडक्ट्स की नहीं होती, बाय द वे. और जो ये प्रोटेक्ट होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन जो होता है, वो ज्योग्राफी बेस्ड होता है, और इसमें बहुत सारा पैसा लगता है जो कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता. इसलिए आम लोग अगर करें तो भी वो जो है वो नहीं करते पेटेंटिंग, बिकॉज अगर हमको यूएस पेटेंट लेना है तो वो पूरी यूएस और वर्ल्ड के ऊपर एप्लीकेबल होता है. मतलब वर्ल्ड में कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति आपके जैसा प्रोडक्ट आपके परमिशन के बिना नहीं बना सकता, बिकॉज यू हैव द पेटेंट फॉर इट. सिमिलरली इंडिया पेटेंट अगर आपका हो तो आप इंडिया में कोई भी आपकी चीज को रेप्लिकेट नहीं कर सकता विदाउट योर परमिशन. बट इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ मनी, बिकॉज ये जैसे आप कोर्ट में केस लड़ते हैं ना कचहरी में, ये सेम वैसे ही है. इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन के कुछ पैसे भरने पड़ते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ती हैं. तो इट्स इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ मनी, बट एट द सेम टाइम वी ऑल मस्ट नो अबाउट इट. अब पब्लिकेशन क्या होता है? तो पब्लिकेशन बेसिकली आपका जो भी आपने काम, जो भी आपने रिसर्च किया, जो भी आपने फाइंड आउट किया, वो साइंटिफिक हो ऐसी कोई जरूरत नहीं है. आपने योग में कुछ किया है, आपने सोशल साइंस में कुछ काम किया है, जो भी आपने काम किया है, व्हेन यू आर पब्लिशिंग, यू आर राइटिंग अबाउट दैट वर्क एंड यू वांट टू शेयर दैट नॉलेज विद एवरीवन. तो लॉजिकली स्पीकिंग जो भी हमने एक्सपीरियंस किया है वही हम लिखते हैं एज अ रिसर्च पेपर, आर्टिकल या पब्लिकेशन या बुक, व्हाटएवर. मतलब जब हम कुछ भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं उस समय हम वो लिखते हैं जो हमने एक्सपीरियंस किया है, और वो एक्सपीरियंस करने के पीछे या तो हमने कोर रिसर्च की हो, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड स्टडी, या तो फिर हमने बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ा हो, बहुत सारी लिटरेचर सर्वे किया हो, जिसके बेसिस पे कुछ कनेक्शंस हमको मिले हों और हमने कुछ क्वेश्चंस रेज किए हों और कुछ आंसर्स फाइंड आउट किए हों. तो ये सब जो चीजें हैं ना, ये किसी भी सब्जेक्ट के हों तो भी हम उसको जो है वो कर सकते हैं. एंड हर एक सब्जेक्ट के जर्नल्स, हर एक सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल इसी तरीके से बनते हैं. तो बेसिकली स्पीकिंग जब हम कुछ भी पढ़ते हैं ना, तब हमको ये मालूम होना चाहिए कि हमको उसमें से क्या चाहिए, पहली चीज. और दूसरी चीज ये, अच्छा हमारे जो एक डायरेक्टर थे, उन्होंने, डॉक्टर राम विश्वकर्मा ने आने के बाद में हमको एक जनरली एक सारे स्टूडेंट्स हम बैठे हुए थे जब पीएचडी के टाइम पे, तो एक क्वेश्चन पूछा कि आप कोई भी आर्टिकल पढ़ते हो तो उसको पढ़ने का सबसे पहला तरीका क्या है? तो उसका आंसर उन्होंने ये दिया कि सबसे पहले जो एब्स्ट्रैक्ट है वो हम पढ़ते हैं. एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? कोई भी जो पूरा आर्टिकल, पूरी चीज लिखी हुई है, उसके बारे में कुछ बहुत कम लाइनों में एक उसका जो है क्रिस्प समरी लिखी होती है, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं. तो जब अगर हमारी जो है लाइकिंग से जुड़ा होगा अगर वो पर्टिकुलर आर्टिकल, तो हम पढ़ेंगे, अदरवाइज हम टाइम ही वेस्ट नहीं करेंगे ना उस चीज पे. तो पहले हम एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद में हम मेथड्स देखेंगे कि इन्होंने अगर ये किया है तो कैसे किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है मेथोडोलॉजी भी अलग अलग तरीके के यूज करते हैं. हो सकता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन आपके पास है ही नहीं. वो जैसे किसी ने अगर कोई रिसर्च की है पॉपुलेशन इसकी कंट्रोल के ऊपर, कुछ अगर उन्होंने एक्सपेरिमेंटल स्टडी की है, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी मेडिकल चीजों को यूज किया है, लेकिन आप एक सोशल साइंस के स्टूडेंट हो, आप वो कर ही नहीं सकते यूज. तो आप उस मेथोडोलॉजी को जब यूज नहीं कर सकते तो वो आर्टिकल पढ़ने का आपका कोई मतलब नहीं है, यू विल वेस्ट योर टाइम. आप फिर और दूसरे आर्टिकल, तो ऐसे हजारों लाखों चीजों में से आपको फाइंड आउट करना कि आपको क्या पढ़ना है, और फिर ऐसे चीजों को पढ़ने के बाद में आपके अंदर एक फीलिंग ऑफ एक ग्रैटिट्यूड आता है ऐसे लोगों के प्रति जिन्होंने उस फील्ड में इतना काम किया होता है. दैट इज सच्ची ग्रैटिट्यूड. देन जब आपको पता लगता है ना, आपको ऑलरेडी मार्ग क्या है दिखने लगता है उन लोगों के ऑलरेडी किए हुए काम की वजह से, देन दैट ग्रैटिट्यूड डॉन्स इनसाइड यू, और फिर आप अपना काम जो है वो उसके ऊपर शुरू करते हो. और बहुत सारी बार ऐसा भी होता है कि जो रिसर्च फाइंडिंग्स अब तक हुई हैं, आपकी फाइंडिंग उससे अलग हो, बट दैट्स परफेक्टली फाइन, क्योंकि बहुत सारी चीजें नई नई आती भी रहती हैं और बहुत सारी डिस्कवरीज जो हैं वो इस तरीके से हुई हैं. आपको पता है एक ग्रिगोर जॉन मेंडल करके एक व्यक्ति थे, वो एक मैथमेटिशियन थे, चर्च में वो काम करते थे, और उन्होंने जब मैथमेटिशियन के तौर पे मटर के दानों के ऊपर काम करना शुरू किया, तो उन्होंने फाइंड आउट किया कि ये जो मटर के दाने हैं ना, दो पर्टिकुलर टाइप के मटर को जब हम क्रॉस ब्रीड करते हैं तब एक पर्टिकुलर तरीके का ही मटर उगता है. और वो जो उनकी रिसर्च थी वो बेसिस बनी जेनेटिक्स की, जीन्स की डिस्कवरी की. बट ही वॉज अ मैथमेटिशियन एंड ही वर्क फॉर द चर्च. तो उनके लोगों ने उस समय उनका जितना बदनामी और जितना उनका डीमोटिवेशन और जितना मतलब नेगेटिव आप सोच सकते हैं वो करना था वो किया. वो मतलब उनकी कोई लायकी ही नहीं, उनकी सारी लायकी निकाल दी. और एग्जैक्टली उसके बाद 50 साल के बाद उनको एक नोबेल प्राइज मिलता है जेनेटिक्स के लिए, उनके जेनेटिक्स में कंट्रीब्यूशन के लिए. एंड अभी भी वो ही इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स. तो कहने का मतलब ये है कि आपकी डिस्कवरी लोगों के लिए आज जो है वो मान्य नहीं है. पहले की जो साइंस, पहले की जो भी एग्जिस्टिंग चीजें हैं वो अभी उनके लिए मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है. बट हो सकता है आने वाले समय में वो हो, और नहीं भी हो तो भी आपको
मैनिपुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। जो चीज जैसी आई है वो वैसी ही आप उसको प्रेजेंट करिए। दैट इज कॉल्ड द बेस्ट वे ऑफ यूजिंग साइंस। और उसी चीज से प्रोडक्ट्स निकल के आते हैं, क्योंकि जब हम नई चीज कुछ भी करते हैं तो हम 100 बार फेल भी होते हैं। एंड इसरो इज द एग्जाम्पल फॉर दैट। इसरो तो हम सभी का आइडियल बन चुका है अभी, तो ऑल अराउंड द वर्ल्ड बाय द वे। सो समराइज करते हुए मैं बस अब यही बोलूंगी कि आप सबसे पहले तो जो कुछ भी आपने नॉलेज पाई है उसको प्रोसेस कीजिए। प्रोसेस करने के बाद में आप उसको एक्सपेरिमेंट करना शुरू कीजिए और वेरीफाई करना शुरू कीजिए दूसरों के साथ में। दूसरों के साथ में वेरीफाई करने का मतलब है कि जो आप कर रहे हैं आप उसमें इतना मत खो जाइए कि आपको यही समझ में ना आए कि जो मैं कर रहा हूं वो ठीक है कि नहीं। उसको थोड़ा थोड़ा सा आपको वेरीफाई करना है कि भाई मेरे ये फाइंडिंग्स हैं, तुम लोगों को लगता है कि ऐसा हो सकता है। इसमें दो चीजें होंगी, कोई आपकी वो चुरा भी सकता है और कोई आपकी ह्यूमिलिटी जो है ना वो उसको उसका फायदा भी उठा सकता है। लेकिन ये ह्यूमिलिटी जो है ना इट पेज अ लॉट इन द लॉन्ग टर्म। क्योंकि एक लेडी थी जिन्होंने बाद में आपने उनको उसके दैट लेडी फॉर हर कंट्रीब्यूशन इन जेनेटिक्स लेटली। लेकिन बहुत पहले ही जो वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए की डिस्कवरी की है ना, वो उस लेडी ने बहुत पहले ही अपने एक्सपेरिमेंट्स में अपनी जो उन्होंने नोटबुक में लिखा होगा उनके ऑब्जर्वेशंस, वो वाटसन को दिखाए थे और वाटसन को वो क्लिक हो गया और उन्होंने वो उसको आज तक वाटसन एंड क्रिक को हम याद रखते हैं डीएनए मॉडल के लिए। बट उस लेडी का हमको किसी को ज्यादा मालूम नहीं है। बट हाँ, डेफिनेटली आगे आने वाले समय में दैट लेडी वाज नोन फॉर दी अदर डिस्कवरीज दैट शी डिड। सो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये दिस इज अ बैलेंस, दिस इज अ प्योर जजमेंट ऑफ योर्स। यू डू नॉट हैव टू लूज योर ह्यूमिलिटी। आप अपनी चीज में इतना मत रम जाइए कि आपको ये समझ में ही ना आए कि आप जो कर रहे हो वो लॉजिकल भी है कि नहीं है। और एट द सेम टाइम आपको थोड़ा सा आपको प्रोटेक्ट करके भी अपने नॉलेज को चलना है। तो नॉलेज शेयरिंग के इस वीडियो में बहुत लंबा हो गया ये वीडियो, जो इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। लेकिन मैंने सोचा कि ये 2-3 चीजें एक साथ इसमें इंक्लूड हो जाएंगी तो एक ही जगह पे बहुत सारी चीजों को हम देख सकेंगे। दोस्तों, रिसर्च करने के लिए आपको एक क्लियर इंटेंशन, स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन और फुल डेडिकेशन चाहिए। इस तरह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेवलप करके न सिर्फ आप अपना पर्सनल बेनिफिट करेंगे बल्कि देश का, वर्ल्ड का और ह्यूमैनिटी का भी बहुत बेनिफिट होगा। ऑल द बेस्ट।